उनके पास मीडिया की एक बड़ी ताकत है। उनका बुलबुला भी तूफान दिखता है, हमारा तूफान भी बुलबुला बना दिया जाता है। जातिगत भेदभाव कोई सिविल एक्ट नहीं है, वो क्रिमिनल है और उसको हर जगह में क्रिमिनल बनवाना होगा। कि जो जातिगत भेदभाव पर हम बोल रहे हैं, यह भी किसी कैंसर से कम नहीं है। 19 मार्च को कोई बहुत बड़ी चीज आसमान से गिरेगी। अब इस देश में एक और रोहित वेमुला तैयार नहीं करने देंगे, मरने नहीं देंगे। माई सरनेम डज नॉट फ्रेम माई पॉलिटिक्स, आई एम अ सिटीजन एंड अ टीचर टू। ये साइलेंट डिस्क्लोजर पर खुल के बात करना पड़ेगा। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि हड़बड़ा के क्या कमेंट करना है, या थोड़ा वेट करो ना, मोमेंटम बनने दो। पहली चीज यह है कि 29 जनवरी को 2 चीजें हुई थी मैम। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा, क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? जी साहब, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम तो पीछे ही चल रहे हैं। ये पूरा देश उल्टे पांव की यात्रा पे है, और उल्टे पांव की यात्रा में रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल नहीं दिखता, अंधा कुआं भी नहीं दिखता। मेरे ही सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में कहा गया था कि 98.5% लोग जो सीवर और सेप्टिक टैंक में उतर के जान देते हैं, वो एक जाति की उपजाति के लोग हैं। और फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जाति व्यवस्था को फिर से बहाल करना है। साहब, बहाल किसको करना है? वो तो बहाल है, वो विश्वविद्यालयों में बहाल है, वो जुडिशियरी में बहाल है। और आज मैंने देखा, कल एनआई पीटीआई के साथी हैं यहां, कल कहा कि क्लास 8 के एक टेक्स्ट बुक में आया है करप्शन इन जुडिशियरी। मैंने कहा, व्हाई ओनली जुडिशियरी? सारे संस्थानों में करप्शन की बात करो। एक तरह से मैंने जुडिशियरी को सील्ड करने की कोशिश की थी कि साहब, लेकिन आज देखा कि चीफ जस्टिस साहब को बहुत गुस्सा आया। यहां तक बोले, जस्ट वेट, यू विल सी व्हाट आई डू। बट द डे दिस इंपॉर्टेंट यूजीसी रेगुलेशन was there, your language was entirely different. You were the Chief Justice of India. और उस दिन एक और घटना हुई मैम, टू रिमाइंड यू एंड टू ऑल माय फ्रेंड्स। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने डोमेस्टिक वर्कर्स के वेज को लेकर के एक पिटीशन था, उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन तो देश के विकास में अवरोधक है। मतलब कमाल का ज्ञान इन दोनों सबको मिल रहा। पूरी जिंदगी हमने ये देखा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ना आया होता, ईएसआई ना आया होता, फैक्ट्रीज एक्ट ना आया होता, न जाने क्या क्या ना आया होता, अगर ट्रेड यूनियन नाम की यत्ता, नाम की एजेंसी, नाम की संस्था, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो कभी कभी एहसास नहीं होता है कि वेदर वी आर लिसनिंग टू आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और समबडी हु हैज बीन पुट देयर टू डिलीवर ए स्क्रिप्ट written by the AIs which operate from a particular building in Lutyens, Delhi. ये दूसरी चीज मैं कहूंगा, उर्मिलेश जी हैं यहां, इन्होंने बहुत पहले मुझसे कहा था, जिनको याद नहीं होगा, मैंने व्हाइट मेंस प्रिविलेज पर काफी कुछ पढ़ा था। मेरी इच्छा हुई कि जो तथाकथित उच्च जातियां हैं, उनके बीच में इस पर मंथन हो कि कौन कौन से ऐसे विशेषाधिकार हैं जिनको हम नेचुरल समझते हैं और वो नेचुरल नहीं है। मैंने एक आर्टिकल लिखा, लंबा चौड़ा, अभी तक कुछ अंग्रेजी दैनिक है जो छाप देते हैं, और मैंने उस सवाल को उकेरा। और हाल में जब यूजीसी पे ये शुरू हुआ, कई लोगों ने मेरे सरनेम को अटैक किया, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? भैया मैं क्यों बोलूं? जो तुम सुनना चाहते हो मैं क्यों बोलूं? मैं वो बोलूंगा जो जिस किताब का जिक्र कर रही थी। तो मैंने उसी अखबार में एक आर्टिकल लिखा, माई सरनेम डज नॉट फ्रेम माई पॉलिटिक्स, आई एम अ सिटीजन एंड अ टीचर टू। और मैं उस हिसाब से फैसले लूंगा। मैं सिर्फ आपके माध्यम से जो लोग मैं कहूंगा, आप असहज इसलिए महसूस करते हैं, तमाम उच्च जातियां में, सब नहीं, कुछ लोग, लेकिन
उनके पास मीडिया की एक बड़ी ताकत है। उनका बुलबुला भी तूफान दिखता है, हमारा तूफान भी बुलबुला बना दिया जाता है। तो उसको समझने की कोशिश होनी चाहिए। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, कई दफा ये बात कही है। कल परसों संभवतः बांग्ला के मशहूर कथाकार शंकर का निधन हुआ। मैंने शंकर पे लिखा, कई लोगों ने पूछा कब पढ़ा आपने शंकर को? मैंने 9वीं में पढ़ा था, क्योंकि मेरी मां प्रोफेसर, मेरे फादर प्रोफेसर। शंकर को मैंने तब पढ़ लिया था, लेकिन मेरे ही साथ में पढ़ने वाले बाकी लोग शंकर को नहीं जानते थे। उनके घर में पुस्तकालय नुमा चीजें नहीं थी। मैं कई दफा अपने करियर में असफल हुआ, ये मैं कई बार लिख चुका हूं, कई बार असफल हुआ, लेकिन मैं थाम लिया गया, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर नहीं था। तो ये लड़ाई इस देश में अभी भी एक बड़ी आबादी की एक छोटी आबादी से अनइक्वल लड़ाई है। इस अनइक्वल लड़ाई में मैं चाहता हूं कि जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं वो मंथन करें, उन विशेषाधिकारों पर एक बार चर्चा करें जिसको वो नेचुरल समझते हैं। जब सौंदर्य शास्त्र की दृष्टिकोण से कहूं, अगर कुरूप होने को, समाज कुरूप है और वो हमारे सौंदर्य की अनुभूति है, माफ कीजिए, हमने आईना देखना छोड़ दिया। तो मैं यही इसी बात पर अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक और चीज आखिरी कह करके, और ये लड़ाई एक दिन की भी नहीं है। 19 मार्च को कोई बहुत बड़ी चीज आसमान से गिरेगी, आसमान से वैसे भी इन दिनों नहीं गिरती है कोई चीज। 3 स्तर पर इस लड़ाई के लिए हम सबको तैयार होना होगा। प्रतिशोध की लड़ाई नहीं, बदलाव की। और पहली चीज है, यह दार्शनिक लड़ाई होनी होगी। दूसरी चीज है, दार्शनिकता से वैचारिकता का समावेश हो। और तीसरा सांगठनिक, और जिसका इशारा, एक बात आपने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो कही, मैं आधा सहमत हूं आधा असहमत हूं। पॉलिटिकल पार्टीज मोस्टली इलेक्शन फाइटिंग मशीन बन गई है। वो चुनाव लड़ने की मशीन है, और चुनाव लड़ने की मशीन तब तक ऑपरेटिव फ्रेमवर्क अडॉप्ट नहीं करती है जब तक वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस न देखे। और कई दफा बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि हड़बड़ा के क्या कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा वेट करो ना, मोमेंटम बनने दो। किधर क्या मोमेंटम बन रहा है? दुनिया में कहीं भी, अनिल भाई, दुनिया में कहीं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी बदलाव नहीं लाई है, सड़क और गांव लाया। और पॉलिटिकल पार्टी मोर ऑफन देन नॉट वो हेलमेट लेके बैठी रहती हैं, बाइक आई किसी और की, कोई और चला रहा, पीछे बैठ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं पिलियन राइडर। दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय हिंद, जय भीम। और मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, और मुद्दा हमारा यह है कि मैं बहुत ये नहीं कहूंगी कि इस पर बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज है, हमारे प्रोमिनेंट वक्ता हैं वो बोलेंगे, लेकिन थोड़ा कैंसर और डेटा साइंस पे काम करके इतना तो समझ में आया है कि जो जातिगत भेदभाव पर हम बोल रहे हैं, यह भी किसी कैंसर से कम नहीं है। ये डेंजरस है। ये फिर भी रियल लाइफ में जो कैंसर होता है ह्यूमन को, उसके लिए हम क्योर की उसे इजाद करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन यह जो कैंसर है इसको लोग बनाए रखना चाहते हैं। इस कैंसर को लोग खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। और रिसेंट में मैं अभी कुछ डेटा से गो थ्रू कर रही थी, तो पता चला कि आईआईटीज हो, आईएम्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, उसमें जब आप ओबीसी एससी एसटी का फैकल्टी पोजीशन देखेंगे तो आपको कहीं पर 5.5, कहीं पे उससे भी कम, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जो संवैधानिक अपेक्षाकृत जो पोस्ट होना चाहिए मिनिमम 27% ओबीसी के लिए और एससी के लिए 15 और 7.5% एसटी के लिए, वो कहीं भी रिप्रेजेंटेशन वो नहीं दिखाई देता है। और ये रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें कई सारे पहलू आते हैं, जिसमें एनएफएस एक मुद्दा, ये एक बहुत खोजी है ना, इजाद किया हुआ एक डिस्कवरी है एनएफएस, जिसमें आपको एनएफएस कर दिया जाएगा और एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का नाम दे दिया जाएगा, नॉन फाउंड सुटेबल। अरे भैया, किस आधार पे आप एनएफएस करते हो? आप उस स्कोर को क्या आप ऑडिट करवा सकते हो? उसको आप लाइव रिकॉर्ड करवा सकते हो? आप प्रूव कर सकते हो कि जिसका आप इंटरव्यू लिए हो, जिसका एनएफएस किए हो, वो सच में एनएफएस होने लायक है? ये तमाम पहलू हैं। और ये जो
सोसाइटीज वगैरह से डेटा मांगा गया था आरटीआई के आधार पर, पता उनसे पूछा गया था 3 सवाल। पहला कि जो आवंटित सीटें हैं कैटेगरी वाइज, वो आवंटित सीटें कितना जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की हैं। सबने कहा क्योंकि हमारे यहाँ फ्लेक्सी कैडर सिस्टम है, बहुत अच्छा टर्म है फ्लेक्सी कैडर सिस्टम, फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम, मतलब जितना स्टूडेंट आएंगे उतना प्रोफेसर उसी हिसाब से अनुपात में 1:10 के रेशियो में होगा। ये फ्लेक्सी कैडर सिस्टम के जब ओपेक्सिटी ये लाते हैं, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते हैं, तो एवरी ओपेक्सिटी ना वाइडन द गैप ऑफ इनइक्वालिटी। अगर आप ओपेक्सिटी रखेंगे तो आप छुपाना चाहते हैं कि रोस्टर का सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, आरक्षण का सही से आप इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही जब पूछा गया कि वैकेंट सीटें कितनी हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला कि हमारे पास वैकेंट सीटों का कोई ऐसा डेटा नहीं है। तो यहाँ पर खेल होता है कि सीटें वैकेंट रखकर जो आप बैकलॉग करते हो और उस बैकलॉग के आधार पर आप उसको बाद में जनरल में कन्वर्ट करते हो, और ये तमाम तरीके हैं यह भेदभाव के, जो एक हम चाहे फ्लेक्सी कैडर सिस्टम की बात करें, एनएफएस की बात करें, चाहे हम जातिगत सूचक गालियों की बात करें, चाहे प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन में जैसे रोका जाता है, हम मानते हैं कि हर एक ये जो पहलू है वो भेदभाव का एक तरीका है। और इसको मैं मानती हूँ कि साइलेंट एक्सक्लूजन है, वो आपको कह के नहीं हटाएंगे, आपसे लड़के नहीं हटाएंगे, वो साइलेंट एक्सक्लूजन करते हैं। और साइलेंट एक्सक्लूजन जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, और उसी की वजह से आज भी आजादी के 75 साल बाद ही भले ओबीसी आरक्षण लागू हुए 30 ही साल हुए हो, आज भी मिनिमम 27% जो है ओबीसी के फैकल्टी, एससी के फैकल्टी आपको नहीं मिलेंगे। ये साइलेंट एक्सक्लूजन पर खुल के बात करना पड़ेगा, ये क्यों ढकना चाहते हैं, तो आगे की बात हमारे प्रोमिनेंट स्पीकर करेंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि ये लड़ाई जो मेरिटधारी और इस तरह से करते हैं, ये लड़ाई डेटा के आधार पर भी अब होना चाहिए। असलियत उनके सामने दिखाना चाहिए, भाई मेरिट ठीक है, आप चिल्लाओ, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो ये साइलेंट एक्सक्लूजन है ना, इसको आप रोको। और उसीलिए यूजीसी ये सब नहीं रोक सकता था जो नई गाइडलाइन आई, इसीलिए हमें लगता है कि यूजीसी इक्विटी जो गाइडलाइन आई उसको और भी मजबूत करने की जरूरत है। उस पर हमारी और सारी मांगे होंगी और उसको और आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या लड़ाई होगी आप सबके सामने मयंक जी और सब लोग रूपरेखा रखेंगे। जय हिंद, जय बिरसा, जय मंडल, सतरंगी सलाम। हमारे बहुत सारे वक्तागण यहाँ मौजूद हैं और मुझे पहले बताया भी नहीं गया था कि समय मिलेगा भी, बट फिर भी कोशिश करूंगी 1-2 मिनट में खत्म कर दूं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। ये एक हमारे जो खास तौर पर वंचित तबके के लोग हैं उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्पेसेस से अगर वो बाहर हो गए तो जो पिछले अगर मैं कहूँ सिर्फ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान लिखने से लेकर के मंडल कमीशन तक की लड़ाई, काका कालेलकर की रिपोर्ट की लड़ाई, पूरी वो लड़ाई जिसमें हम समता, बंधुता, इक्वालिटी, इक्विटी की बात करते थे, जिसकी लड़ाई लड़ते थे, वो कमजोर हो जाएगी। उसको मजबूत करने के लिए हमको इस आंदोलन का हिस्सा मजबूती से होना होगा, क्योंकि हर जगह जो खास तौर पर कुछ लोग हैं वो स्टेटस क्वो बनाए रखना चाहते हैं, प्रिविलेजेस का स्टेटस क्वो। एक तरफ वो स्टेटस क्वो है, एक तरफ समानत्व है। तो समानत्व की लड़ाई को और धार मिले, मजबूती मिले, इसे सभी लोगों को, खासतौर पर स्टूडेंट्स को इकट्ठा होना होगा और जो सड़कें सुनी हैं उनको पूरा भरना होगा और वहां से आह्वान देना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं और हम किसी भी व्यक्ति को अब इस देश में एक और रोहित वेमुला तैयार नहीं करने देंगे, मरने नहीं देंगे। हम एक और एकलव्य नहीं होने देंगे, हम एक और पायल तड़वी नहीं होने देंगे, कोई दर्शन सोलंकी नहीं होगा, कोई अनिकेत नहीं होगा। अब जो भी छात्र होंगे वो ना अपना अंगूठा कटवाएंगे, ना अपना अकेडमिक हत्या करवाएंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे समता के लिए। और समता की लड़ाई बहुत मजबूत लड़ाई होती है, क्योंकि वो प्रेम से लड़ी जाती है, सम्मान से लड़ी जाती है, और हम किसी से नफरत से नहीं, मोहब्बत से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। और अधिकारियों की लड़ाई लड़ना हमारे जितने एंसेस्टर्स हैं, महानायक हैं, महानायिकाएं हैं, उन्होंने सिखाया है। तो उनको मजबूत करते हुए, इनको स्मृतियों में नमन करते हुए, याद करते हुए इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। और यूजीसी में खासतौर पर जो कमियां भी हैं उनको स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, और देश भर में जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं हम उसमें रोहित एक्ट लागू करवाएंगे, क्योंकि जातिगत भेदभाव कोई सिविल एक्ट नहीं है, वो क्रिमिनल है, और उसको हर जगह हमें क्रिमिनल बनवाना होगा, ताकि कहीं भी कोई भी व्यक्ति जातिगत भेदभाव करने से पहले एक बार अगर किसी की तस्वीर अपने जहन में लाए तो बाबा साहब की लाए और ठहराए कि चाह करके भी वो किसी को एकलव्य ना बना पाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।